मुख्यमंत्री जी ने दरअसल उन बातों का जवाब ही नहीं दिया जो बातें पूछी गई थी। वो आज डर के मारे लाडली लक्ष्मी नहीं बोले हैं, तो समाज, समन्वय और राजनीति से बाहर, राजनीति से हटके ये सब करेंगे, ये सब बोलते रहे। यहाँ उपदेश की जरूरत नहीं है। विधानसभा उपदेशों के लिए नहीं बनी है। विधानसभा इसलिए बनी है कि सरकार ने क्या किया, टू दी पॉइंट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर टू दी पॉइंट दो। तो मुख्यमंत्री ने मेरे 3 सवालों में से एक का जवाब नहीं दिया। पहला सवाल मेरा ये था कि आपने 2009 में समिति बना दी, 4 महीने बाद विधानसभा में प्रश्न आया, आपने उत्तर दे दिया कि कोई भी विद्यार्थी फर्जी नहीं पाया गया, जबकि आप 4 महीने पहले समिति बना चुके थे कि फर्जी यदि कोई पाए गए हैं तो उनकी जांच की जाए। और दूसरा प्रमाण बता दूं, एक नया दस्तावेज आज मिला सवेरे कल रात को कि महाराणा प्रताप नगर थाने में नितिन महिंद्रा ने 2009 में ही एफआईआर कराई है। वो एफआईआर की कॉपी दे दो, ये देखो, ये एफआईआर की कॉपी है जो नितिन महिंद्रा ने 2009 में एमपी नगर थाने में कराई। नितिन महिंद्रा आप लोग जानते हो कौन है। तो जब 2009 में एफआईआर हो गई तो आपने 6 महीने बाद, इसके 6 महीने उसके 4 महीने बाद विधानसभा को ये गुमराह क्यों किया कि कोई छात्र फर्जी नहीं पाया गया है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नंबर 1 सवाल मेरा ये था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने एफआईआर की सागर में, सागर के डीन ने चिट्ठी लिखी भोपाल को। उन दोनों चीजों के बाद भी जब विधानसभा में पूछा गया तो आपने फिर उत्तर नकार दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तीसरा मेरा सवाल ये था कि आपने विधानसभा में उत्तर दिया कि यदि सागर की लेबोरेटरी में उनके फोटो और वो सही नहीं मिलते हैं या जांच सही नहीं होती है तो लेबोरेटरी हैदराबाद और लेबोरेटरी चंडीगढ़ वहां भेज के जांच करवाई जाएगी। चिट्ठी लेबोरेटरी के लिए लेकर के एक व्यक्ति बाई हैंड निकला। उस चिट्ठी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पत्र वाहक के हस्ते स्पीकिंग रिपोर्ट देने का कष्ट करें। तो स्पीकिंग रिपोर्ट लेने एक आदमी निकला व्यापम से, उस घोटाले की पूरी जांच के लिए हैदराबाद गया और चंडीगढ़ गया। अब वो इतना तेज चला कि ना तो हैदराबाद पहुंचा और न चंडीगढ़ पहुंचा, क्योंकि दोनों ही लैब से हमने ये कागज बुलवा लिया है आरटीआई के तहत कि हैदराबाद और चंडीगढ़ में इस तरह का कोई दस्तावेज प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल ये था कि ये आदमी जो था ये था कौन, और ये क्या सीएम हाउस में चला गया कहाँ ये, उसका भी मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल मैंने उस दिन खड़े किए थे जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। आज मैंने चौथा नया सवाल खड़ा किया है। वो सवाल खड़ा किया है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से, और उसमें किस तरीके की आप सब लोग वहीं से प्रशिक्षण लेते हैं, सोचा था कि बड़ा भविष्य बनेगा यहाँ से। उस विश्वविद्यालय की हालत समझ लो। इसमें शिवराज सिंह जी क्या कह रहे हैं, पत्रकारिता विश्वविद्यालय नियुक्तियों की जांच की मांग 13 अप्रैल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान ने माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय पर लक्ष्य से भटकने का आरोप लगाते हुए संस्था में पिछले 10 वर्षों में हुई नियुक्तियों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह जांच सीबीआई से कराई जाए। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि यह विश्वविद्यालय एक खास विचारधारा व राजनीतिक हितों का पोषक बन गया है। विश्वविद्यालय में कई तरह के वेतनमान प्रचलित हैं, इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सीमा से बाहर रखा जाए। ये मांग कर रहे हैं 14 अप्रैल 2003। 13 अप्रैल के पेपर में शाम को प्रिंट हुआ, 14 को वितरित हुआ। अब इसको सबको लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तब तो सांसद थे। आज की तारीख में मुख्यमंत्री होने के नाते एक्स ऑफिसियो तौर पे वो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के चेयरमैन हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। अब चेयरमैन के नाते मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मुख्यमंत्री जी 71 साल के आदमी की भी नियुक्ति कर देते हैं, मुख्यमंत्री जी 35 साल के आदमी की भी नियुक्ति कर देते हैं, मुख्यमंत्री जी 65 साल के आदमी की भी नियुक्ति कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी उसको यही नहीं देखते कि इसको इसकी जरूरत है कि नहीं है। एक नोटशीट में आपको ये दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश, विषय श्री अशोक टंडन का बायोडाटा संलग्न है। श्री टंडन को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दिए जाने के आदेश जारी किए जाएं। हस्ताक्षर शिवराज सिंह चौहान। मार्क 2 सचिव जनसंपर्क, कृपया आगामी कार्रवाई करें। यहाँ से मार्क हुआ कुल सचिव माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, लाजपत आहूजा उप सचिव के दस्तखत। आ गया।
अब दूसरा पढ़ के सुनाता हूँ। श्री सौरभ मालवीय को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवगठित प्रकाशन विभाग में प्रकाशन अधिकारी के रूप में 2 वर्ष के लिए निश्चित वेतन पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाए। श्री मालवीय की नियुक्ति की सेवा शर्तें प्रत्यक्ष से जारी की जाएंगी। उक्त प्रस्ताव सामान्य सभा में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाए। उसको परमानेंट नियुक्ति दी तो सामान्य सभा के लिए भी नहीं लिखा, और इसको टेम्परेरी दे रहे हैं तो सामान्य सभा में रखा जाए। नीचे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, सचिव जनसंपर्क मार्ग कोई होता था, ये हो गया। अब फिर अगले आ जाइए, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश। अब खास बात यह है, यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय लिखा जा रहा है, यहाँ चेयरमैन माखनलाल चतुर्वेदी या अधिष्ठाता माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय नहीं लिखा जा रहा। मुख्यमंत्री के तौर पे आदेश दे रहे हैं, जो कि वो दे नहीं सकते। वो वहाँ अगर कुछ भी करेंगे तो चेयरमैन के तौर पे करेंगे, और चेयरमैन के तौर पे भी आप देखो कि एक तो चेयरमैन होता है रेगुलर, एक चेयरमैन होता है एक्स ऑफिशियो। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को सिर्फ मीटिंग प्रिसाइड करने के अधिकार होते हैं और कोई अधिकार नहीं होते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिख रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में प्रकाशन विभाग में प्रकाशन अधिकारी की स्थापना की जाए। आदेश जारी कर प्रस्ताव सामान्य सभा में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाए। अब सवाल ये है, लोग गए, ये तो 2-3-4 नोटशीट मिली है कि मुख्यमंत्री के राज्य के रहते कौन निकाल पाएगा, बड़ी मुश्किल से मिली है। लेकिन इस तरीके से वहाँ 70-80 लोगों की नियुक्ति हो गई। एक कोई कौन सा है, वो कुटलिया है, क्या है, पता नहीं क्या है, हाँ, वो वहाँ से आ गया है, वो बन गया है वाइस चांसलर, और उसका कल परसों कार्यकाल पूरा हो रहा है। 16 तारीख की मीटिंग रख दी है, हमने मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी लिख के मना किया है कि 16 को मैं नहीं रह पाऊंगा, मीटिंग की डेट आगे कर ली जाए। अब आगे कुटियाला क्या होती है पता नहीं, फिर पता लगेगा तब देखेंगे। लेकिन इसके बाद लोग जो पीड़ित पक्ष थे, जिनको नौकरी से निकाला भी गया था, वो लोग इस पिटीशन को लेके हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से उन्हें रिक्वेस्ट की। हाई कोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन फाइल किया है, वो पिटीशन वो रखा है जो मैंने अभी आपको दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी करते हुए वर्डिक्ट दिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें 17 तारीख तक जवाब मांगा है, अगली डेट 21 लगी हुई है। हो गया, ठीक है। इसमें यह है, इसमें सप्लीमेंट्री बजट में जब यूनिवर्सिटीज कमीशन के लिए आप बजट का कुछ भी प्रोविजन करते हैं, तो कुर्सी खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, बल्ब खरीद रहे हो, मैं इसका नाम तो नहीं बताऊंगा। लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते यही बताऊंगा कि इसमें पॉलिसी गड़बड़ियाँ क्या हैं, इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्या हैं, इसमें कोई गड़बड़ी घोटाले हो रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आपने यदि देखा हो तो सरकार से लेकर आसंदी तक ये निर्देश करने की कोशिश की जा रही है, आप विषय तक सीमित रहना, आप दोनों पैर मिला के खड़े रहिए, आपने हाथ ऊपर क्यों कर दिया, तो ऐसे चलेगी विधानसभा। आखिरकार हम विपक्ष हैं, जनता ने चुना है और संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, तो वो बात हम वहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। उन्होंने 10 बार वहाँ निकाला है रंगा बिल्ला। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये रंगा बिल्ला मंत्री शिवराज सिंह को लेके डूबेंगे। शिवराज सिंह उनसे दूर रहें, वरना खुद भी डूब जाएंगे और रंगा बिल्ला बचा नहीं पाएंगे। फिर निकालें कार्यवाही से, फिर देखता हूँ। और मैं जब तक रहूंगा ये सारी चीज रिकॉर्ड में ला के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एज पर एक्ट उसकी सूचना 15 दिन पहले आनी चाहिए। चूंकि नेता विपक्ष का चुनाव 8 तारीख को हुआ है, तो सूचना 9 को 10 को आ जानी चाहिए थी। हमारे पास कल शाम को 4:28 पर उनके रजिस्ट्रार सूचना लेके आए, जबकि हम चिट्ठी उसके लिए हम परसों ही मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके, जो उनके डिलीवर हो गई कि 16 तारीख को हमारी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की बैठक है कांग्रेस की, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए उसको आगे किया जाए। उसमें 4 चीजें हैं। एक तो उसकी वो कुटलियाला है, क्या है उसकी, वो बढ़ाना चाहते हैं। नोएडा में कोई भवन खरीदना चाहते हैं, उस भवन को खरीदना चाहते हैं 20-25 करोड़ में। भवन है 8-10 करोड़ का, और उस पैसे के लेन देन का पार्टी और आरएसएस में कुछ खेल होने वाला है। दूसरा खेल ये है। तीसरे खेल जो और भी होंगे, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, आप खुद देख रहे हो कितना पढ़ पाऊँ, कहाँ तक पढ़ पाऊँ। कल तो उन दोनों परिवारों में गया था जो पीड़ित थे, लेकिन हम निकाल के इसको और लाएंगे। और जब हाई कोर्ट इसको देख रहा है, हाई कोर्ट ने इसको किया है नोटिस, तो स्वयं उनको वहाँ जवाब देना पड़ेगा, जवाब दें।
हमने ये बात अभी सदन में उठाई है। कल ये बात हमारे संज्ञान में आई थी, परसों जितना कुछ हम उसमें इकट्ठा कर सकते थे, सदन में उन्होंने इस बात को उठाने नहीं दिया। वहाँ नहीं उठाने दिया तो हम सदन के यहाँ आ गए, जो दूसरा सदन है, सदन का ये पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द हाउस। यहाँ आके हमने ये बात कह दी। अब विधानसभा आज स्थगित होने जा रही है, अगली विधानसभा आएगी तब फिर इस बात को कहेंगे। लेकिन इस बीच में हम क्या करेंगे, अभी हमारे कल नए अध्यक्ष बने हैं, हम लोग आपस में परामर्श कर लें। कांग्रेस के सामने भी बहुत सारे एजेंडे हैं। अभी राज्यसभा चुनाव आ गया, तुरंत लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो इन सारे चुनावों को उनको देखते हुए मैं अभी घोषणा कर दूं मैं कल से सड़क पर उतर जाऊंगा, परसों दिल्ली बुला लिया गया तो क्या करूंगा, तो थोड़ा हमें भी सोचने का समय दो। इतना कह सकता हूं कि मामला टेकअप किया है तो इसको अधर में नहीं छोड़ूंगा और इस मामले को रसातल में नहीं जाने दूंगा। देखो, वो महिला इतनी डरी हुई है और इतनी तगड़ी व्यवस्था है कि नेता प्रतिपक्ष को मिलने के लिए भी लोकल पुलिस की परमिशन मिली, लोकल सिपाही आया, तब दरवाजा खुला, तब नेता प्रतिपक्ष मिल पाया। तो इससे आप अंदाज लगा लो क्या स्थिति है। दूसरी बात, वो महिला अपने पति को उसका पता नहीं, उसको उसके पति का पता नहीं है। ये कहती 3-4 दिन पहले गए थे, अब उसको पता नहीं है 3-4 दिन पहले गए थे तो उसका पति गया कहाँ। मुख्यमंत्री जी बताने को तैयार नहीं है, वो तो बड़े ऊपर के आदमी हैं, इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं, उनको यहाँ होने नहीं चाहिए था, यूएनओ चेयरमैन हो जाना चाहिए था, तो ये जवाब ही नहीं देने पड़ते साथ छोटे छोटे। कहाँ साला जी छोटा आदमी नेता प्रतिपक्ष बन के आ गया, रोज जवाब मांगता है, मुसीबत खड़ी कर देता है। आम आदमी खड़ा हो गया आज जवाब मांगने, तो कैसे दूँ जवाब? बड़े आदमी हैं, तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, गरिमा गिर जाएगी, तो जवाब देना नहीं चाहते। तो वहाँ गए थे, वहाँ तो ये हुआ। और जो राजेंद्र सिंह राजपूत के घर गए थे, उसका परिवार तो बुरी तरीके से टूट गया है। उसकी 2 लड़कियां बड़ी, एक लड़का है छोटा। अच्छा, ये दोनों ही पत्रकार कम आरटीआई एक्टिविस्ट थे। कई लोग होते हैं जो फुल टाइम पत्रकारिता करते हैं, कई लोग होते हैं कि पत्रकारिता के साथ साथ दूसरी सामाजिक काम भी करते हैं, कि दोनों लोग वही करते थे। तो उसके घर गए थे, तो उसके घर की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी ने न तो नौकरी लगवाई, न नौकरी का आश्वासन दिया। अब मैं तो उनको चिट्ठी लिख रहा हूँ, ये कहूँगा कि उसकी दोनों लड़कियों की पढ़ाई के लिए, चाहे वो MBBS करे, चाहे वो ITI करे, इंजीनियरिंग करे, दोनों लड़कियों की पढ़ाई मुख्यमंत्री जी सरकारी खर्चे पर करवाएं, ये मैं उनसे मांग करूँगा। CBI जाँच हो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते, ये राजेंद्र सिंह राजपूत की जो मौत है, आत्महत्या है, ये उसने हमारी व्यवस्था को दीवार पे सर पटक के आत्महत्या की है। हमारी इस निर्मम व्यवस्था ने जब उसको कहीं नहीं सुना, कहीं का नहीं छोड़ा, 54 दिन जब उसको बंधक बना के रखा, फर्जी कागजों पर दस्तखत करवा लिए, तब वो हार गया, तब अंत में उसने जाके आत्महत्या कर ली। तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था कितनी निर्मम होती जा रही है। और इस तरीके से सभी लोग ऐसे करेंगे। नीचे के लोग जो बैठे हैं RTI एक्टिविस्ट करते हैं, जो लोग, बहुत से लोग हैं। एक और भी है, पुनीत टंडन, वो कल मेरे पे आया, जैसे ही सुना कि भाई साहब मैं आपको 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मिलना था, आइए। वो भी RTI में काम करता है, वो आया, उसको भी धमकी मिली है, उसने भी रिपोर्ट दी है। खास बात ये कि उसका मेरे पास चार्ट रखा है, 2005 से उसने ढेर सारी रिपोर्ट की, राजेंद्र सिंह राजपूत ने, और जितनी रिपोर्ट की उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई नहीं, उसके खिलाफ कोई ना कोई केस दर्ज हो गया। ये मैंने चार्ट बनवा के उसकी फैमिली से लिया, ये था, यही मैं वहाँ पढ़ के सुनाता, बताता, उल्लेख करता, आपको भी यहाँ बता देता। आप देख रहे हैं यहाँ तो रख रहे हैं, वहाँ रखने दिया क्या बात? सदन में बोलने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि सवेरे हमने बोला, मैंने अध्यक्ष महोदय अभिभाषण में मेरी चर्चा अधूरी रह गई। उन्होंने बोला नहीं अब आपकी पूरी हो गई। तो मैंने ठीक है, मैं फिर उस पर सप्लीमेंट्री बजट पे बोल लूँगा। बोले हाँ ठीक है, उस पर बोल लेगा। जब सप्लीमेंट्री बजट पे बोलने खड़ा हुआ तो उन्होंने बोला आप विषय तक सीमित रहिए। अब हमें ये बताइए कि सप्लीमेंट्री बजट में पूरे विभागों के सप्लीमेंट्री बजट है, तो किसी भी विभाग पे बात हो सकती है। अब किसी विभाग में हाई कोर्ट के केस के लेकर के वकील को फीस दी गई है, अब उसमें हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि वकील को काय के नोट दिए गए थे, चेक से दी गई थी कि कैश दिया गए थे, ये बोलेंगे। अरे उस विभाग की कमियों पे ही तो बोलेंगे, कमियों पे आप बोल नहीं सकते हो। निश्चित रूप से आज आसंदी सरकार के दबाव में आ गई, ऐसा विपक्ष ने महसूस किया। और ये बात हम बाहर अब मेरे ख्याल से कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, गलत हो। व्यापम पर हमारे लोग कोर्ट में जा चुके हैं। कांग्रेस क्या करेगी, हम अरुण यादव जी और मोहन प्रकाश जी चर्चा करके फिर बताएंगे। हमने आपको अभी बताया था कि इतने सारे एजेंडे हैं अभी सामने, और जो ऐसे एजेंडे हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, उनको ध्यान में रखते हुए जो किया जा सकता है वो। लेकिन अंतिम लाइन फिर समझ लो ना, व्यापम को शून्य नहीं होने दिया जाएगा,
और ये माखनलाल चतुर्वेदी वाले इशू को भी रसातल में नहीं जाने दिया। तो हाईकोर्ट में पिटीशन लगा तो पहले से मुख्यमंत्री तलब किए। अगर मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट के इस नोटिस के बाद, जिसमें हल्की सी उन्होंने फाइंडिंग दी है लास्ट में, इस नोटिस के बाद भी मुख्यमंत्री अगर पास कर लेते हैं तो मेरे से ज्यादा देखने की जो दायित्व है वो तो हाईकोर्ट का बन जाएगा। और हाईकोर्ट ही अगर ये बताओ अंत में हम यहाँ हार जाएं तो जाएंगे कहाँ? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर आम जनता पे। तो आम जनता से अभी हम हार के आ रहे हैं, हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ऑलरेडी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कुछ विवेक से काम लेंगे, और अगर विवेक हो चुके होंगे तो ठीक है। हमने पहले ही चिट्ठी लिख के जाहिर कर दिया है कि मैं 16 तारीख की बैठक में नहीं आ पाऊंगा, बैठक की डेट आगे बढ़ाओ। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। सदन 17 तक बुलाया गया था, विपक्ष चर्चा करने को तैयार है, सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है? मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। एक दस्तावेज में और आप कहो तो उल्लेख कर दूं, ये जानकारी है। मुख्यमंत्री कहते हैं व्यापम से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जो भी अखबारों में छपता है, कोई जोड़ता है कि वो कॉल डिटेल है, कोई जोड़ता है सीएम हाउस के कॉल डिटेल है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पहले दिन कहा है, आज कह रहा हूं, और आगे ये चीज सिद्ध हो जाएगी। आप मान लेना थोड़े समय बाद जब निकल के आएगी कि इस पूरे घोटाले को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, करप्शन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा उनके नेतृत्व में किया गया है। और कोई इसमें दोषी हो सकता है तो सेकेंडरी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इज फर्स्ट एक्यूज्ड। अब हम बताते हैं, 4 दिन पहले लक्ष्मीकांत शर्मा, सुधीर शर्मा के घर पुलिस रेड कर रही थी। केस दर्ज हुआ, रेड शुरू हो गए थे, दोनों भागे भागे घूम रहे थे। 4 दिन में ऐसा डेवलपमेंट क्या हुआ कि दोनों ही एसटीएफ के सामने टहलते हुए गए और चाय पी के लौट आए? इसके तहत में आप लोग गए? मैं बताता हूँ, इसके कुछ कंटेंट्स मेरे पास है। नंबर लिखो 94251 8550 251 8550 श्री 108 SK मिश्रा, इनका नंबर है। इस नंबर से उन्होंने बात की, पीएचक्यू में चर्चा हुई। उसके बाद कुछ लोग सीएम हाउस पहुंचे। जो पहुंचे 22/12/2013 को 10 बजे के आसपास, 9:30-10 बजे के बीच में। उसमें सीएम थे, SK मिश्रा थे और लक्ष्मीकांत शर्मा थे। इन तीनों के बीच में बैठ के परामर्श हुआ, चर्चा हुई, निष्कर्ष निकला। जो भी निकला हो, मैंने निष्कर्ष के नोट्स तो देखे नहीं हैं, पर निचोड़ जो निकला वो अगले दिन निकलता है। मैं आपको अभी बता देता हूं। अगले दिन 23/12/2013 को लक्ष्मीकांत शर्मा ने E5 में किसी के घर से बैठ के SK मिश्रा से बात की और पूछा कि लाइन क्लियर है, मे आई गो देयर? लाइन क्लियर है, यही शब्द था, ये भी बता दूं। उधर से मैसेज जो भी मिला हो पता नहीं है, पर उनने उसके बाद हो गया था वो ठीक। और लक्ष्मीकांत शर्मा बातचीत करने के बाद ठीक वहां से खड़े होकर के चले गए STF के यहाँ। ये संयोग है कि लक्ष्मीकांत शर्मा को ये मालूम ही नहीं था कि सेम टाइम सुधीर शर्मा वाज देयर। ये पहुंचे, उधर से सुधीर शर्मा भी आ गए। सुधीर शर्मा का ऑपरेशन SK मिश्रा जी के द्वारा ही हो रहा था, पर किसी और के थ्रू हो रहा था। और अब ऑपरेशन बिटवीन PHQ एंड सीएम हाउस ये SK मिश्रा जी के इस नंबर से हो रहा था। दोनों ने STF के सामने बयान दिए और दोनों वहां से चले आए। अब एक सवाल इस पर खड़ा होता है कि जिस सुधीर शर्मा को इन्होंने मुलजिम बनाया, वो उसके नितिन महिंद्रा की जो वो है कंप्यूटर डिस्क, हार्ड डिस्क जो इन्होंने डिलीट कर दी थी, वो हैदराबाद वहाँ से गुजरात से खुलवा के और रिस्टोर करवा के ले आए थे। उसमें बहुत सारी जानकारियों के साथ साथ ये भी निकली थी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती में सुधीर शर्मा ने 3 लोगों की नियुक्ति करवाई थी। अगर STF चाहेगी तो उपलब्ध करा देंगे, चाहे वो मेरे से आए दे देंगे। देखिए, उसी हार्ड डिस्क में एक लड़की, उसका नाम वो आसरानी, क्या नाम है उसका, रवीना आसरानी, जबलपुर वाली, उसका भी रोल नंबर नाम निकला। उस लड़की और उसके फादर को, दोनों को कल जेल में डाल दिया।
जब ये दोनों कल जेल में जा सकते हैं तो उसी हार्ड डिस्क के आधार पर जिन जिन लोगों के नाम और नंबर निकले जो करवाने वाले थे, लाइक सुधीर शर्मा, वो सब क्यों छोड़ दिए गए? ये फर्क है और ये बात है, यही बात मैं आप तक ले आना चाहता हूँ। देखो, मैं 2008 तक एमएलए था। 2009 के जो चुनाव हुए हैं उसमें विधायक नहीं रहा और 9 नवंबर तक तो एमएलए था ही था। तो 9 से 5 साल का गैप हमारा हुआ है। तो अब तेवर तो यही रहेंगे, अगर हथियार यही रहेंगे तो तेवर यही रहेंगे। हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कभी मेरी वाणी सुनी हो तो मैंने ये बोला था कि इस विधानसभा में सबसे सशक्तिशाली अगर कोई प्रतिपक्ष का नेता हुआ तो सुंदरलाल पटवा हुआ है, कहा था मैंने। और मैं यही मान के चलता हूं कि मैं उस लाइन को क्रॉस करके आगे जाऊं। देखिए, व्यापम में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है उसी विश्वास के साथ जांच चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सहित सभी लोग ये देख रहे होंगे कि एसटीएफ ने जिस निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की है उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। बड़ी है गंभीरता से सरकार ने उसको लिया है और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कलंक हम मानते हैं जो इतनी सारी चिंता के बाद भी इस प्रकार की गड़बड़ी हो पाई है और इसलिए दोनों पक्ष पर सरकार काम कर रही है। एक तो जिन्होंने गड़बड़ की है उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ताकि आगे कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाए और दूसरे आगे जिन कारणों से वो गड़बड़ियां हो पाई, जहां कोई कमी थी, उन कमियों को हम पूरी तरह से दूर करें। देखिए, परीक्षाएं तो करना पड़ेंगी, भर्तियां तो रोक नहीं सकते। अब उसका मैंने जैसे कहा कि उसकी जहाँ जहाँ कमियाँ थीं, जहाँ लोगों ने उस कमी का फ़ायदा उठाया और गड़बड़ियाँ की हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अधिकारियों की भी एक कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट भी आना है, एसटीएफ की भी रिपोर्ट है और उसके आधार पर उन कमियों को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं वो ढांचे में परिवर्तन करेंगे। जो भी करने की ज़रूरत होगी वो पूरा परिवर्तन हम करेंगे। सेमेस्टर में अलग अलग पक्ष मेरे सामने आए हैं और इसलिए हमने तय किया है कि चर्चा चल रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम भी चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और दूसरा हमने कहा है कि हम कॉलेजों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और जो प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं उनसे इस बारे में राय लेंगे और उस आधार पर, क्योंकि पहले एक पद्धति थी उसको बदलकर पिछले दिनों इस पद्धति को लाए हैं। अब इस पद्धति का कुछ लोग पक्ष करते हैं, कुछ पुरानी पद्धति का पक्ष लेते हैं और इसलिए जो वास्तव में स्टेक होल्डर हैं, जो विद्यार्थी हैं, प्राध्यापक हैं, उनकी राय इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और उसकी राय के आधार पर कोई निर्णय सरकार करेगी। नहीं, अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि सोच विचार कर ही निर्णय लेगा। बार बार पद्धतियाँ बदलना भी उचित नहीं है, लेकिन अगर जो उचित है वही करना है तो हो सकता है कि सत्र के पहले तक निर्णय हो जाए या बाद में। उसकी रिपोर्ट हम इंतजार कर रहे हैं और जल्दी मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट हमें मिल जाए। नहीं, ऐसे कोई पर्टिकुलर बीए काम के कोर्स को समाप्त करने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हम इस बात को ये देख रहे हैं कि आजकल किन विषयों में विद्यार्थी की रुचि नहीं है। जहाँ हमारे पाठ्यक्रम हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं, उन पाठ्यक्रमों को जबरन चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है और उसकी जगह कुछ नए पाठ्यक्रम रोजगार उन्मुखी हों, ये चलाए जाएं। इसके लिए हम एक परीक्षण कर रहे हैं, यानी विषयों का भी युक्तिकरण करेंगे और पदों का भी युक्तिकरण करेंगे। पिछले मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने ये सिद्ध किया है कि अगर किसी पर भी कोई अपराध हुआ है, वो चाहे कोई भी और किस स्तर का रहा हो, कोई उसमें समझौता नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन को पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करने की छूट पिछले 10 साल में हमने करके दिखाई है, आगे भी वो जारी रहेगी। सीबीआई के बारे में भी तो उंगलियां उठती रही हैं। राजनीतिक उपयोग के कई प्रमाण सामने आए हैं और हमें तो कई बार फिर डाउट लगता है कि ये हमारे विपक्ष के साथी क्यों सीबीआई की मांग पर अड़े हैं। एसटीएफ इतनी निष्पक्षता से जब कार्य कर रही है, बिना किसी हस्तक्षेप के काम कर रही है, तो सीबीआई की प्रामाणिकता पर भी कई बार उंगलियां उठी।